उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार जो नहीं है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है, तो वो आज हम पढ़ेंगे पहले, फिर ये एमसीक्यू करेंगे। ये हमारा आज नया टॉपिक है तो फर्स्ट यूनिट से ही, लेकिन इसके अंदर भी है शिक्षण के उद्देश्य, जिसके अंदर हम ब्लूम के पढ़ेंगे, आर.एस. दवे के पढ़ेंगे, सिम्पन्स, कथरवाल सब के पढ़ेंगे जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, और शिक्षण के स्तर भी पढ़ेंगे। पहले स्तर पढ़ेंगे, फिर उद्देश्य पढ़ेंगे, धीरे धीरे ये यूनिट आगे चल रही है। ये सेकंड ग्रेड में भी है और रीट में भी है, तो मैं चाहती हूँ कि सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं और रीट के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं। ये जो पढ़ा रहे हैं, मैं इससे पहले मैंने सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, सामाजिक अध्ययन के साथ साथ संबंध, सामाजिक जो अध्ययन है उसकी शुरुआत, उत्पत्ति, जन्म, विषय वस्तु के रूप में कहाँ स्वीकार किया गया, कब किया गया, है ना, इसकी शुरुआत, इसके जनक कौन है, सामाजिक सहसंबंध के जनक कौन है, ये सब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाए हुए हैं। आज हमारा स्टार्ट होगा शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के चर कितने हैं? 3 है। स्वतंत्र चर कौन है? शिक्षक है। आश्रित चर या परतंत्र चर कौन है? शिक्षार्थी। इसको आश्रित ही होने पड़ेगा। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, अगर आप स्टूडेंट है, तो आप बड़ी कोचिंग का सहारा लेंगे, बड़े टीचर का सहारा लेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ? आश्रित रहे ना हम एक दूसरे पे। मध्यम चर है जो पाठ्यक्रम है, ये जो पढ़ाने का काम करेंगे पाठ्यक्रम को, हम जो है ना स्टूडेंट जो भी है, अब वो ग्रहण करने का कार्य करेंगे शिक्षार्थी। आप जीवन पर्यंत सीखते रहते हो, जीवन पर्यंत आपको पूरा ज्ञान नहीं होता, हमेशा ही विद्यार्थी ही रहोगे। जीवन में जो समाज की जो परिस्थितियां हैं वो भी समझने में बहुत टाइम लगता है, समाज की जो रीति रिवाज है, परिवार है, उनको भी समझने में बहुत टाइम लगता है। तो हमेशा हम सीखते ही रहते हैं। कहते हैं कि अधिगम होता है ना, वो जीवन पर्यंत चलता है, उसे कहते हैं अधिगम, दूसरे से सीखना। तो ये मैंने बता दिया। ये जो थे, देखो चिंतन स्तर है ना, ये क्या है? सबसे उच्च स्तर का है। उसके बाद बौद्ध स्तर, फिर स्मृति स्तर जो निम्न स्तर का है, स्मृति स्तर। उसके बाद शिक्षण के चर है 3, कौन से हैं? स्मृति, जिसे ज्ञान स्तर भी कहा जाता है, बौद्ध स्तर और ये चिंतन स्तर। बौद्ध हमारा जो होगा, ब्लूम ने दिया था ज्ञानात्मक पक्ष, और उसका दूसरा चरण है बौद्ध, जिसे हम कहते हैं बौद्ध कौशल वगैरह भी कहते हैं इसको, है ना। अवबोध भी कहते हैं, बौद्ध भी कहते हैं, कौशल भी कहते हैं, तीनों एक ही नाम है, लेकिन बौद्ध स्तर होगा, जिसके अंदर 6 प्रकार बताए थे। किसने? ब्लूम ने बताए थे, जिसके अंदर ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, है ना। उसके बाद संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, इस तरह से मूल्यांकन लास्ट है। तो इसके जनक पहले हम देखेंगे स्मृति स्तर, यानी ज्ञान स्तर का जो जनक है वो है J.F. हर्बर्ट। हर्बर्ट वही हैं जिन्होंने सामाजिक अध्ययन में सहसंबंध के ये जनक हैं। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। प्रारंभिक शिक्षण 1 से 8 तक किया जाता है, विशेषता रटने पर बल दिया जाता है। ज्ञान स्तर में किसका पर बल दिया जाता है? रटने पर बल दिया जाता है। अब बार बार रटते हो ना, तो ये कौन सा स्तर है? ये स्मृति स्तर है या ज्ञान स्तर को कहते हैं। आगे हम ब्लूम के पढ़ेंगे तभी बताऊंगी। सूचनात्मक ज्ञान, हर्बर्ट ने 5 पदों के रूप में पंचपदीय प्रणाली, जैसे क्या नाम, कौन कौन से पद है उसके अंदर? एक तो नियोजन है, प्रस्तुतिकरण, संबंध, तुलना, फिर है सामान्यीकरण, फिर है अनुप्रयोग। ये 5 चरण है जो हर्बर्ट के पंचपद में पंचपदीय प्रणाली कहलाती है। इन 5 के रूप को कहा जाता है। तो स्मृति या ज्ञान स्तर की जनक तो हमने देख दिया, हर्बर्ट स्पेंसर, और प्रारंभिक शिक्षण है। लेकिन जो बौद्ध स्तर है, इसे अबौद्ध कौशल भी कहा जाता है, इसके जनक है मॉरिसन्स। ये माध्यमिक स्तर पर होता है। क्या? बौद्ध स्तर। ये जो रटन प्रणाली हम 1 से 8 तक होते हैं ना कक्षा में, जब उससे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, उसके अंदर ये रटन प्रणाली चलती है, जैसे ज्ञान स्तर कहते हैं। ये जो चलता है बौद्ध स्तर है ना, इसका जो स्तर है वो है माध्यमिक स्तर, जो 10वीं तक की कक्षाएं होती हैं। इनके जनक मॉरिसन है। ज्ञान, प्राप्त ज्ञान होता है ना, उसकी समझ विकसित करना, उसके जानना, एक दूसरे से रिलेटेड करना, इसे 5 भागों में बांटा गया है। किसको? मॉरिसन ने बौद्ध स्तर को 5 भागों में बांटा है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था और वर्णन। इन 5 को याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी विशेषता प्रयोग करना, व्यवस्था करना, सूझ और अर्थ निर्माण करना, बौद्धिक व्यवहार करना। इन सब का जो अर्थ निकालना क्या है, एक दूसरे से संबंध रिलेट करना, प्रयोग करना, व्याख्या करना, एक दूसरे की व्याख्या, जो एक पॉइंट दे दिया तो उसके बाद सारी व्याख्या या वर्णन करना। तीसरा जो स्तर है वो चिंतन स्तर है। इनकी जनक है हंट, और ये उच्च माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। जिस तरह हमने देखा कि ज्ञान स्तर है वो प्रारंभिक शिक्षण होता है, 1 से 8 तक की कक्षाओं में होता है, जहां रटने की ज़्यादा बल दिया जाता है। और हर्बर्ट के पंचपदीय प्रणाली के पर आधारित है स्मृति स्तर। फिर है बौद्ध स्तर, जो माध्यमिक स्तर पर होता है, और जो ज्ञान ग्रहण किया है ना, उन्हीं पर काम करना, उन्हीं की व्याख्या करना, या रिविजन वगैरह, या वापस जो आउटपुट होता है ना, हम जब ग्रहण करते हैं तो उसे वापस से सुनाना, वो होता है माध्यमिक स्तर पे। इसे 5 भागों में बांटा है मॉरिसन ने, जिसके अंदर मैंने कहा अन्वेषण है, प्रस्तुतिकरण, वो बता दिया। अभी चिंतन स्तर है, उच्च माध्यमिक स्तर पर है, उच्च संज्ञानात्मक दक्षता। सबसे उच्च स्तर का जो चिंतन स्तर है वो है चिंतन स्तर है। सबसे उच्च स्तर का जो शिक्षण है ना, वो चिंतन स्तर है। सॉरी, शिक्षण, किसी समस्या का समाधान करना, निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेते हैं ना, हम किसी बात का निर्णय लेते हैं कि आप सही हो या आप गलत हो या किस तरह से हो, हम हर एक बात का निर्णय लेते हैं। विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन करना। आलोचनात्मक यानी कि किसी की
कमियों को देखना, फिर उस पर कार्य करना। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव है। शिक्षण के स्तर का अर्थ क्या है? तो यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके बहुत से पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। सामान्य इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करना ही क्या है? शिक्षण के उद्देश्य है। और उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण के जो उद्देश्य है ना, कौन कौन से उद्देश्य हैं? सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। और इनके जनक कौन है? ब्लूम है। कौन है? ब्लूम टैक्सोनॉमी आती है ना, ये सेकंड ग्रेड में वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी बहुत आता है और आएगा। इस थर्ड ग्रेड में भी आते हैं, रीट में भी आता है, थर्ड ग्रेड जो रीट है इनके जनक है ब्लूम। और सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, विशिष्ट क्या है देखेंगे। सामान्य उद्देश्य होते हैं ना वो दीर्घकालीन होते हैं और ये विशिष्ट उद्देश्य अल्पकालीन होते हैं। इसकी प्रकृति तो इसकी जो प्रकृति है वो दार्शनिक और इसकी मनोवैज्ञानिक। इसका कक्षा कक्ष के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, अप्रत्यक्ष से। किसका? सामान्य उद्देश्य का प्रत्यक्ष संबंध है कक्षा कक्ष से। इनके कक्षा कक्ष में ही ये होते हैं कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए। जैसे कि सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी का होगा, इतिहास पढ़ा रहे तो इतिहास के विशिष्ट उद्देश्य होंगे जो अल्पकालीन ही होते हैं। और एक कक्षा कक्ष में 1 साल के लिए जिसकी इकाई योजना पूरी करनी होती है ना, वो होता है। और यह पूर्णतः मापन योग्य नहीं होते, इनको मापा नहीं जाता सामान्य उद्देश्य, जबकि ये मापन योग्य होते हैं। इनका मूल्यांकन किया जाता है, परीक्षाएं होती हैं। इनका जो क्षेत्र है व्यापक है, इनका क्षेत्र संकीर्ण है, यानी कि विद्यालय स्तर पर तक ही होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो बेंजामिन एस ब्लूम, शिकागो विश्वविद्यालय यानी कि बेंजामिन सैमुअल ब्लूम इनका पूरा नाम था और ये अमेरिका के थे। मानव व्यवहार के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। ब्लूम के उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर किया था इन्होंने, क्योंकि इनके विशिष्ट उद्देश्य थे। कौन कौन से थे? भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। तो पहला कौन सा है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। पहले हम ज्ञानात्मक को पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ तो मैंने आपको शॉर्ट में डिटेल दी, बाकी पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। ज्ञानात्मक जो कितनी बार इसके अंदर वर्गीकरण हुआ है, इसके अंदर संशोधन हुआ है। ज्ञानात्मक उद्देश्य 1956 में 6 भागों में बांटा किसने? ब्लूम ने। इसका जो पहला है वो देखेंगे हम ज्ञान, उसके बाद अबोध, उसके बाद प्रयोग, अबोध को बोध भी कहते हैं, प्रयोग, उसके बाद विश्लेषण, फिर आएगा संश्लेषण, फिर है मूल्यांकन। जो सर्वोच्च जटिल का स्तर है वो है मूल्यांकन, जो सर्वोच्च ज्ञानात्मक उद्देश्य है ना। उसके बाद हम देखेंगे कौन है ये? भावात्मक पक्ष या उद्देश्य, जिसके 1964 में ब्लूम और उसके साथी कथरवाल और मसीहा ने दिए थे ना, 1964 में। ये थे 1956 में ज्ञानात्मक। तो यहाँ से हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। पहला है अग्रहण जो सरल स्तर पर है, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा है प्रत्यक्षीकरण, पांचवा संगठन, ये है चारित्रीकरण। ये सर्वोच्च स्तर का है चारित्रीकरण। इसको सब डिटेल से पढ़ेंगे हम वापस से जब हम पूरा पढ़ेंगे ना अभी। फिर एक क्रियात्मक पक्ष, मनोदैहिक पक्ष या साइकोमोटर्स जो इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ हम देखेंगे 1969 में सिम्पस ने दिए थे ये किसको? क्रियात्मक उद्देश्य। उद्दीपन, अनुक्रिया करना, कार्य करना, नियंत्रण, परिशुद्धता और समन्वय, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। इनको याद रखना, इनके नामों को ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। 1956 में ब्लूम उसके साथी केथरवाल द्वारा पहली बार विशिष्टता पर आधार पर पुस्तक प्रकाशित की थी, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कॉन्गेटिव डोमेन में ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भागों में विभक्त करके विशिष्ट सीखने के किसने 6 भागों में बांटा था? ब्लूम ने बांटा था। किसको? ज्ञानात्मक उद्देश्य को। कब बांटा था? 1956 में। उसके जो साथी थे वो कौन थे? केथरवाल और मसीहा। विशिष्ट सीखने की उपलब्धियां तथा पाठ्य वस्तु की प्रकृति को बताया था उन्होंने। ज्ञानात्मक उद्देश्य का अर्थ या परिभाषा करने वाले जो तत्व कौन कौन से दिए थे इन्होंने? प्रत्यास्मरण यानी कि पुनः स्मरण करना, पुनः याद करना, प्रत्याभिज्ञान, पुनः पहचान करना। ये प्रश्न आ चुका है। कब आया था? 2024 में आया हुआ है। सेकंड ग्रेड में आओ चाहे रीट में कहीं आया, मैंने देखा है। प्रत्याभिज्ञान, ज्ञान का अर्थ है पढ़ी हुई विषय वस्तु, विचारों, तथ्यों आदि का पुनः स्मरण या प्रतिविज्ञान के द्वारा याद करना। इसमें वर्गीकरण, मानदंडों, सिद्धांतों, नियमों, परिभाषा, नामकरण करना, रेखांकित करना, चिन्हित करना, ये सभी है। इसके अंदर वर्गीकरण भी कर सकते हो। पुनः याद जो करते हैं ना, स्मरण, याद करना, प्रतिविज्ञान, नियमों को, परिभाषा को, ये सब किसके अंदर आएंगे? ज्ञान के अंदर आएंगे। उसके बाद परिभाषा करना, चयन करना, रेखांकित करना, लेखन करना, कथा करना, पहचान करना, ये सभी है। चयन करना जैसे कि अब शब्द दिया होता है ना वस्तुनिष्ठ, उसके अंदर से चयन करना, वो क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य का है। और यहाँ हाँ या ना में दिया तो वो भी यही है, ज्ञानात्मक पक्ष आएगा। बौद्धिक क्षमता का व कौशल का विकास करना। ब्लूम के वर्गीकरण का संशोधित वर्गीकरण किसने किया? सन 2000 में कथरवाल और एंडरसन ने संज्ञानात्मक उद्देश्यों को संशोधित वर्गीकरण किया। तो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक जो इनके उद्देश्य थे ना 6, इस पर संशोधन हुआ था। कब हुआ? 2000 में। किसने किया? कथरवाल और एंडरसन ने किया था। उन्होंने संशोधित करके कहा संज्ञा शब्दों की जगह क्रिया शब्दों का प्रयोग करना है।
और संश्लेषण उद्देश्य को हटा दिया गया। जो संश्लेषण इनका उद्देश्य था ना, उसको हटा दिया गया है। कितने उद्देश्य थे? 6 उद्देश्य बताए, ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन, ये बताए थे ना। तो उनमें से उन्होंने संश्लेषण उद्देश्य को क्या किया? हटा दिया गया। सर्जन करना, रचना करना, नया उद्देश्य जोड़ा गया। सर्जन करना, रचना करना, नया उद्देश्य ये जोड़ा गया उसके स्थान पर। यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष को संशोधित वर्गीकरण करके क्या क्या दिया? ये देखो, याद करना, समझना, लागू करना, मूल्यांकन करना, सर्जन करना या रचना करना, ये नया उद्देश्य जोड़ा था। किसने जोड़ा था? कथरवाल और एडरसन ने जोड़ा था 2000 में। किस में? ज्ञानात्मक उद्देश्य में, और इनका ऊपर संशोधित वर्गीकरण किया था। ब्लूम का जो वर्गीकरण था ना, उसके अनुसार उसके बाद में ब्लूम ने 1956 में दिया और उन्होंने 2000 में इस पर संशोधित करके नया उद्देश्य बताया, सर्जन करना, रचना करना। किसके बाद? मूल्यांकन के बाद। जबकि जो ब्लूम के थे उसमें लास्ट मूल्यांकन ही था, और ये सर्वोच्च है। ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उद्देश्य ही मूल्यांकन है। ये RH दवे थे ना, के अनुसार भी ज्ञानात्मक पक्ष में शिक्षण के उद्देश्य इन्होंने भी संशोधन किया, और ज्ञान, अबोध और ज्ञानोपयोग और सृजनात्मक 4 दिए। ये सृजनात्मक किस पर स्थान पर दिया इन्होंने? ये तो है ना विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये जो ब्लूम ने दिए थे तीनों, उसके स्थान पर सृजनात्मकता शब्द का प्रयोग किया या उद्देश्य को स्थान दिया इन्होंने। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संकेतक के रूप में 17 मानसिक दक्षताओं में का वर्गीकरण किया इन्होंने। कौन कौन सी थी? तो ये ज्ञान है और मानसिक दक्षता ये है। तो ज्ञान के अंदर प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान आएंगे, और 2 आएगी इसके अंदर। अबोध के अंदर संबंध करना, व्याख्या करना, विभेद करना, वर्गीकरण करना, सही उदार बनाना, प्राधिकरण और सामान्यकरण, ये सब जो आएंगे ये अबोध के अंदर इन्होंने दिया, क्योंकि इन्होंने भी वर्गीकरण किया ना। फिर ज्ञानोपयोग, जहां हमने अबोध के बाद प्रयोग या ज्ञानोपयोग है ना, ये उसी का भाग है। तो तर्क करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, परिकल्पनाओं की स्थापना करना, निष्कर्ष निकालना, भविष्यवाणी या अनुमान लगाना। हम ज्ञान से तभी सीखेंगे, फिर उसको समझेंगे, तभी तो उसका उपयोग करेंगे। एक दूसरे को जोड़ के हम पढ़ाएंगे बच्चों को। तो ये हो गया ज्ञानोपयोग। फिर सृजनात्मकता, जिसके अंदर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन सबको 3 शब्दों को सृजनात्मकता के स्थान पर, ये 3 थे जो ब्लूम ने दिए थे, लेकिन उसके स्थान पर इसका नाम दिया गया। किसने दिया है? ये भी RH दवे ने भी दिया, और हमने आगे देखा था कथरवाल और एडरसन ने भी सृजनात्मकता शब्द उद्देश्य जोड़ा गया इन तीनों के स्थान पर। अब दूसरा उद्देश्य कौन सा है? अबोध, जिसे बोध या कॉम्प्रिहेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेशंस, है ना, ऐसा ही नाम आता है। मुझे इंग्लिश थोड़ी सी कम ही आती है। तो अबोध, बोध कहते हैं, उसे कौशल भी कहते हैं। इसका संबंध उन योग्यताओं और दक्षताओं, क्षमताओं से है जिसका समझ और बोधगम्यता तथा पाठ्य वस्तु से संबंध स्थापित करने से। पहले हमने ज्ञान रटन से प्रणाली से ज्ञान प्राप्त किया, है ना, उसके बाद हमने क्या किया है? अब हम बोध करेंगे, इन दोनों को सीखेंगे या समझ विकसित करेंगे हमारी। हम उस बच्चों की भी समझ विकसित करेंगे जो क्लास में पढ़ाते हैं। अबोध उद्देश्य के 3 रूप होते हैं। कितने? 3 रूप होते हैं। अनुवाद करेंगे, व्याख्या करना और उल्लेख करना। तो इसको हम देखेंगे, एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखना, ये अनुवाद हुआ। एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, ये भी हुआ। बड़े रूप को संक्षिप्त रूप से बताना, यानी सारांश प्रस्तुत करना। सिद्धांतों को उदाहरण द्वारा समझाना, ये सब क्या अनुवाद करेंगे। फिर है व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा अपनी समझ के आधार पर पुनः व्यवस्थित करना। फिर उल्लेख करना, पूर्व ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना या इंगित करना। ये 3 जो उद्देश्य है वो अबोध के अंदर आते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर व्यवहारिक शब्दावली क्या है? इसके अंदर उदाहरण देना, रूपांतर करना, व्याख्या करना, इंगित करना, पहचान करना, सारांश देना, विभेद करना, प्रस्तुत करना, है ना। ये सभी क्या है? किसके जो उदाहरण है? ये सभी उदाहरण बोध या अबोध के हैं। अनुप्रयोग या प्रयोग को पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। 2-3 MCQ में आपको करा लूँ जो पूरे एग्जाम में आ चुके हैं। पाठ योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाए थे वो थे JF हर्बर्ट। मैंने कहा हर्बर्ट ही थे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं? ये हम देखेंगे जब शिक्षण सूत्र अभी हमने नहीं पढ़े हैं। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार मैंने बताया, देखो भावात्मक है, पहला ही ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक। इन सबको पढ़े। अब हमारा ज्ञानात्मक चल रहा है, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ाया आपको? ज्ञानात्मक में हमने पढ़ा दिया, ज्ञानात्मक पढ़ा दिया, बोध पढ़ा दिया, प्रयोग चल रहा है। प्रयोग को मैंने नहीं पढ़ाया, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे प्रयोगात्मक जो है। अभी ज्ञानात्मक भी पूरा नहीं हुआ, फिर पढ़ेंगे हम भावात्मक, फिर पढ़ेंगे क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? तो मैंने कहा ब्लूम ने जो दिए थे ना मूल रूप से, उसका जो अंतिम स्तर है वो मूल्यांकन है, जो ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर या उद्देश्य है। लेकिन उसके अंदर जो संशोधन किया ना, कथरवाल और एंडरसन ने किया, RH दवे ने किया, तो वहां पर आपको देखोगे तो मूल्यांकन के बाद में जो आते हैं वो आता है सृजनात्मक। संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन तीनों को काट के उन्होंने एक शब्द दिया है। क्या दिया है? जो दिया है वो सृजनात्मकता दिया है। तो वो हमने वो है किसके अंदर? कथरवाल एंडरसन ने दिया और RH दवे ने दिया। जबकि जो ब्लूम का है वो मूल्यांकन ही है अंतिम में, और यहाँ टॉपिक में मूल्यांकन ही है, तो मूल्यांकन ही करेंगे हम आंसर में भी। शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर, अभी मैंने बताया छात्र हैं, जो पाठ्यक्रम पर भी आश्रित रहता है और टीचर पर भी आश्रित रहता है।
और आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है ना, वो होती है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभ कर्ता की होती है। और ये आरपीएससी का फेवरेट पर्सन है और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, रीट में भी आएगा। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। जो भी आपको पॉजिटिव लगे, रीट में इतना डीपली नहीं आएगा लेकिन सेकंड ग्रेड में डीपली आएगा, याद रखना। ये भी प्रश्न आया हुआ, परिवार एक साधन है, तो अनौपचारिक शिक्षा का है, लेकिन मैंने आज एक शुरू की है शिक्षा मनोविज्ञान। तो उसके अंदर पहले हम शिक्षा पढ़ेंगे, फिर मनोविज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। तो उसके भी मैं नोट्स दूंगी आपको, फिर इनका अर्थ, परिभाषाएं, क्षेत्र, प्रकृति सभी दूंगे। उसके एमसीक्यू तो मैंने करवाए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि सारे शॉर्ट नोट्स बना के भी आपको शेयर कर दूं। तो ये जो लास्ट में हमारा शिक्षण उद्देश्य पूरा हो जाएगा ना,